पटवार पेपर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। मैथ सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबका सॉल्यूशन अपन यहां पर देख रहे होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण का भाग आता है इसमें। देखो बेटा, उसने कहा 12 + 12 गुणा में 12 - 12 डिवाइडेड बाय 12। जब सेम नंबर का सिंप्लीफिकेशन होता है, सेम नंबर का, तो उसको करने में और ज्यादा समस्या आ जाती है। अलग अलग नंबर होते हैं तो हम बड़ी सतर्कता से करते हैं। सेम नंबर बोर्ड मास कैसे लगाएंगे, मैं आपको बोर्ड मास बताता हूं। सर, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया जाता है जब चीजें प्लस और माइनस के साथ जोड़ी जाती हैं, तो उनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं जो चीजें प्लस माइनस से जुड़ रही हैं। जैसे देखो 12, यहां पे 12 आया। एक सेकंड रुकिए, हाँ, ये हुआ मेरे पास 12 प्लस में 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 44, 144 माइनस में 12 से 12 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो मैंने 1 लिख दिया। तो आप लिखेंगे 12 को जोड़ देंगे इसमें 156 माइनस 1, तो आपके सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा बेटा 155, 155। सी ऑप्शन हमारा यहां से सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन उधर डाले हुए हैं उसके। देखो वो कह रहा है 2/3 लिख दिया मैंने, प्लस 1/, में 5 एकम 5, 5 और 4 9/, में 5, और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5/6। इस 5 को अगर मैं ऊपर भेज दूं और डायरेक्ट लिख दूं, एक स्टेप मेरा बचेगा 5/9। अब 3 का, 9 का और 6 का, इन तीनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 18 एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल होता है। 3 से कटता है 6 बार, 6 2 से गुणा होके 12 बनाएगा। 9 से 2 बार, 2 5 से गुणा होके 10 बनाएगा। 6 से 3 बार, 5 से गुणा होके 15 बनाएगा। 12 और 10 22, 22 में से माइनस करेंगे बचेगा 7, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चा 7/15। सी ऑप्शन यहां से हमारा क्या होगा, सही होगा। तीसरे सवाल पे आगे बढ़ते हैं। एक गोलार्ध, गोलार्ध क्या होता है, आधा गोला, इस तरीके का फिगर जिसकी त्रिज्या बेटा मैंने कितनी मान ली, r मान ली। वो कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और वो आपको कितना दे रखा है 4242। अब इसको सॉल्व करिए। 3 गुणा में पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर लेते हैं, गुणा में बेटा r² हो जाएगा, बराबर में यहां पे 42 हो जाएगा। 3 से कट गया 14 बार, 14 3 42, 2 से कटा 11 बार और 2 से कट गया 7 बार। 7 गुणा 7 49 हो गया 49, और बटे में 11 नीचे आ जाएगा। तो r जब निकालोगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 49/11, तो आपका आंसर आ गया 7/√11। तो 7/√11 ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे एक आयत में अंकित किया जा सकता है। यार वो क्या कह रहा है, एक आयत है, किया होगा आप लोगों ने ये सवाल। इस आयत के अंदर एक वृत्त
आपको बनाना है बड़े से बड़ा, ये लीजिए सर, बड़े से बड़ा व्रत बना दिया। अब ऐसा व्रत नहीं बनेगा जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर सके, ऐसा व्रत बनेगा जो केवल 3 भुजाओं को स्पर्श करेगा। वो कह रहा है इसके आयाम 12 मीटर और 7 मीटर हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो 12 है और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है। चलिए सब, एक बात बताओ अब आप मुझे ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक इस वृत्त का व्यास होगा जो कि पूरा पूरा इसकी चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, 7 के बराबर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो तो इसके व्यास की आधी होगी, 7/2। तो आप कह रहे हो इस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है वृत्त का परिधि बताइए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 × पाई × r। तो भैया 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7/2। 2 से 2 फुर्सत हुआ, 7 से 7 फुर्सत हुआ, परिधि 22 बच गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ता हूं। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में उसकी भुजा का या उसकी फलक का वर्ग। तो पूछ रहा है किनारा कितना है? 4 मीटर है। एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो 6 गुणा में 4 का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 16 करेंगे, 16 6 96, 96 आपका क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा 96। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:1 है। देखिए सर, पहली बात तो यह सवाल ज्यामिति का सवाल है, क्षेत्रमिति का सवाल नहीं है। तो ऐसा सवाल आपके पेपर में आने से रहा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे, कंटेंट वालों ने समझा होगा कि अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का सवाल होगा, गलत है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की लंबाइयों का अनुपात इतना है और दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जितनी इनकी लंबाइयां होगी अगर उनका वर्ग कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ जाता है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन हमारा यहां से सही हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है 7x + 5, 7x + 4, 5x + 5 और y समानुपात में है। जब x = 5 रख दोगे तो y का मान कितना होगा? अच्छा, x की जगह अगर मैं 5, यहां भी 5 और यहां भी 5 रख देता हूं तो 7 × 5 = 35, 35 और 5 = 40। पहली संख्या हो गई। 7 × 5 = 35, 35 और 4 = 39, दूसरी संख्या हो गई। 25 और 5 = 30, तीसरी संख्या हो गई। और y आपका चौथी संख्या हो गई। अगर ये सारे की सारे नंबर समानुपात में हैं तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में कैसा होगा? बराबर बराबर होना चाहिए। पहले वाला आखिरी वाले से गुणा होता है, दूसरे वाला तीसरे वाले से गुणा होता है, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं, यही आएगा। 40 को 0 से 0 काट दिया, 4 को नीचे भेज दिया मैंने, तो देखो ये कितना होगा? 9 × 27 का 7, 2 बच गया। 9 × 27, 28, 29, 297।
डिवाइडेड बाय 4, 4 से उड़ा दो, 4 सत्ते 28, यही आएगा कि नहीं आएगा? एक सेकंड, ये क्या हुआ, मेरे से गलती हो गई। 9 तिया 27 का 7, 2 बचेगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11 बटे में 4। भाई 4 से जब काटोगे 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 नाम 36, 36 पे 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 29.25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसने कहा संख्याएं P और Q मध्य समानुपाती 8 है। एक संख्या P है, एक संख्या Q है। अगर इन दोनों का मध्य समानुपाती निकाला जाए तो वो किसके बराबर निकल के आया? 8। और मध्य समानुपाती दोनों को गुणा करके रूट को कहते हैं। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा PQ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 12 और 3, अगर मैं इसको 12 और इसको 3 मान लूं, 12 तिया 36, 36 से 6 बाहर आएगा, गलत है। 16 चौक 64, अगर मैं इसको 16 मान लूं, इसको 4 मान लूं, 16 चौक 64 होता है, 64 से 8 बाहर आएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। 12 गुणा 16 करेंगे, नहीं होगा। 10 गुणा 6 करोगे, नहीं होगा। तो आप कह रहे हो P बराबर 16 और Q बराबर 4 रखोगे तो 16 चौक 64 और 64 का ही वर्गमूल किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो आंसर नंबर बी ठीक था। अगला सवाल, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 15%, 12%, 10% कम होती है। मैंने मान लिया ईंधन की कीमत पहले 100 थी, 100 रुपए। अब 100 रुपए से क्या हुआ? आपकी 3 साल गिरी, कितने कितने परसेंट गिरी? 15, 12, 10। 15 गिरी 85 हुई, 12 गिरी 88 हुई, फिर 10 गिरी 90 हुई, और तीसरी बार घटने के बाद चौथी बार 25% बढ़ गई। 25 बढ़ी तो 125 हुई। देखते हैं चारों के बाद कितनी हो जाएगी। इसको केवल सॉल्व करना है, केवल नहीं मतलब सॉल्व करना कठिन काम है, सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से 22 बार, 22 चौक 88, 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से 11 बार। कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 को इससे गुणा करेंगे, 55 का 5, 8 और 5, 13 का 3, 1 बच गया, 8 और 1 9, 935 आएगा। और फिर इसको अगर 9 से गुणा करूं और नीचे क्या बचा हुआ है? अकेला 100 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5, 4 बच गया। 9 तिया 27 और 4 31 का 1 3 बच गया। 9 नाम 81, 81 और 3 84 बटे में 100। इसका मतलब 4 बार बदलाव के बाद आपकी कीमत 85.15 रह गई। पहले कीमत 100 थी, 84.15 रह गई, तो कितनी गिरावट आ गई? कम हो गया। कितना कम हो गया? 15 पॉइंट कितना, सॉरी 15 नहीं, 15, हाँ बिल्कुल 15 ही कम होगा ना। 15.85 आपकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। 85.185, 15.85 की कमी बी ऑप्शन में दे रखा है, डिक्रीज्ड बाय 15.85%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए, किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की गई हो तो राकेश और किरण दोनों ने कितने कितने? देखो भाई 375 में से सिंपल सा तरीका, एक के आए 96, 375 में से एक के आए 92,
92% नंबर, और दोनों का जोड़ पूछ रहा है कि दोनों के कितने नंबर आए होंगे। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। 92, 96 दोनों का जोड़। चलो 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 4 से कट गया 24, 23 चौक 92, और 4 से कट जाएगा साहब ये 24 चौक 96, तो ये हो गया 15 गुणा में 24, और प्लस में ये हो गया 15 गुणा में 23। तो अगर मैं दोनों में से 15 कॉमन ले लूं तो बचा मेरे पास 23 प्लस 24, 23 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, और बस 15 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। 15 सत्ते 135 का 5, 13 बच गया, 15 चौक 60, 60 और 13 73, 7 3 5 मेरे सवाल का जवाब आएगा 735 है। 2 और 2 4, 3 बिल्कुल ठीक है साहब। 15 सत्ते 105 का 5, अरे यार 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, 10 बचा, 15 चौक 60 और 10 70, 705। क्या गलती हो रही है बच्चों जैसी? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, दो बच्चे ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। ए के पास 8 टॉफी हैं, ए के पास कुछ टॉफी हैं, बी के पास कुछ टॉफी हैं, और इन दोनों के पास टोटल टॉफी होंगी। उनमें से जितनी भी टोटल टॉफियां हैं उनमें से 8 टॉफी तो ए के पास हैं, ठीक है। बी के पास कुल टॉफियों के 50% मतलब आधे हैं, 50% से एक ज्यादा है। अगर टोटल टॉफियां एक्स हैं तो टोटल टॉफियों की 50% का मतलब आधी टॉफी बी के पास, और इससे कितनी ज्यादा होंगी? एक ज्यादा। लेकिन अगर दोनों टॉफियों को मिला दिया जाए तो टोटल टॉफियों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं? बी के पास टोटल टॉफी का आधा और उससे एक ज्यादा, 50% का मतलब आधे से एक ज्यादा। चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 1 9, तो ये 9 हो गया। बराबर में x में से माइनस कर दोगे x बटे 2, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2x में से x माइनस करोगे तो x बटे 2 आएगा। 9 है भाई यहाँ पे, 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना? 9 दूनी 18। तो टोटल टॉफियां कितनी थी? 18 थी। भाई अगर इसके पास 8 है, इसके पास टोटल 18 है, तो b को 10 मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चेक करो, b को 10 टॉफी मिलेंगी, 10 8 18। लेकिन कैसे? टोटल टॉफियां 18 थी, 18 का आधा 9, 9 और 1 ज्यादा 10, 10 ही मिलेंगी ना। तो बी के पास कितनी टॉफियां होंगी? 10। यदि एक आदमी 5 रुपए में, देखो करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच दी। अगर ऐसा कोई डेटा दे रखा होता था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और उत्तर बताना। 5 गुणा 5 25 रुपए का सामान, 6 गुणा 6 36 रुपए का बिक गया, तो लाभ हो गया 25 का माल 36 में 11 रुपए बच गए। कितने के सामान पे? 25 के सामान पे। गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 25 चौक 100, तो 11 चौक 44%। आपके सवाल का जवाब कितना होगा? 44%। आगे बढ़ो। किसी दुकान में लाभ लागत मूल्य का 260% है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है लाभ, और एक होता है विक्रय मूल्य। चलिए, वो कह रहा है कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो आपका जो लाभ होगा उसका 160 होगा। तो 100 रुपए के माल पे 160 कमा लिए, इसका मतलब तुमने, सॉरी कितना है? 260 है, 160 नहीं है, 260 रुपए का लाभ हो गया। तो आपने वो सामान कितने का बेचा होगा? 360 का बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? 100 रुपए का माल जब 360 में बिकेगा तभी तो 260 रुपए का लाभ होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य
360 नहीं है। विक्रय मूल्य कितना है? 7200। तुलना करो, आंसर निकालो। 0 से 0, 36 दूनी 72, 0 का 0, 20 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्रय मूल्य 20 गुना ज्यादा होगा। सामान आप कितने में खरीद के लाए होगे? 2000 रुपये में खरीद के लाए होगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक राशि जब 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद 8,250 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज क्या होगा? देखो मैं बताऊं कैसे करते हैं। यार जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, सोचो तो 12.5% ब्याज हर साल मिलेगा 2 साल तक। तो अगर 1 साल का ब्याज 12.5% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 25%। और 100 रुपए पे अगर 25% तो मतलब 25 रुपए का ब्याज। तो आपके 100 रुपए 25 रुपए के ब्याज के बाद 125 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब अगर आपने किसी को 100 रुपया दिया होता तो आपको यहां पे 125 रुपए मिल रहे होते। तुलना कर लो, मिल कितने रहे हैं? 8,250। इतने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से काटूंगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, 0। 5 से काटूंगा 5 6 30, 5 6 30, 66 गुना। तो हमारा क्या पूछ रहा है ये तो देख ले पहले। साधारण ब्याज हमारा 66 गुना हो जाएगा। और जब 25 को 66 से गुणा करोगे, 25 छिक्की 150 का 0, 15 बच गया। 25 छिक्की 150 और 15 165, तो 1650 रुपए का हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। सबसे शॉर्ट और सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं। 10,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर संयोजित की जाती है। 2 वर्षों के बाद इतने रुपए हो गए। आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए और 2 साल के बाद आपका जो पैसा है वो 11,025 रुपए हो गया। तो आपको बार बार एक चीज बताई जाती है, जहां से भी आपने बेसिक पढ़ा होगा, कि अगर आपको दर निकालनी है तो दर के लिए हमेशा समय कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का होना चाहिए। चाहे 2 का हो, 3 का हो, 1 साल में बदलना पड़ेगा। यह चीज भी सिखाई जाती है कि 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इन दोनों का वर्गमूल कर दिया जाता है। मैं तो बेसिक में ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता। तो आपने कहा कि इसका तो है, इसका कैसे याद हो? तो मैंने कहा छोटा कर लो। अगर मैं इसको 5 से काट लूं तो ये कट जाएगा मेरे पास कितनी बार? 5 से 5 चौक 20, ठीक है। या 25 से ही काटते हैं ना, कट तो रहे दोनों 25 से। तो 25 चौक 100, 0 0 400 बार। 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 एकम 25, 441 बार। 400 का हमें पता है 20 होता है, 441 का हमें पता है 21 होता है। 20 का माल 21 में 1 रुपए का ब्याज 20 रुपए पे गुणा में 100, तो 20 पंजे 100, तो आपकी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। खत्म बात। अगला चलते हैं। 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। 11 के और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं 13 आती है, 17 आती है, 19 आती है, 23 आती है, 29 आती है। 5 संख्याएं आती हैं, बटे में 5 कर दो, औसत निकल जाएगा। 20 20 40 50 60 70, 70 तो ये हो गया साहब, ठीक है ना। 20 और 20 40, 40 50 60 70। अब आगे गिनते हैं, यही आएगा। 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब गिनेंगे 9 और 9 18 और 3 21, 21 10 31, 31। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 135
5, 135 यही होगा कि नहीं, 131, 131। और जब इसको 5 से भाग दे देंगे, 131 क्यों होगा, 101 होगा ना, 101, 101। दोबारा जोड़ते हैं यार, रुको एक बार। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31 का 1 3 बचा, 3 2 5 6 7 8 9 10, 101 सही तो था। 101, 70 और 31, 101 बटे में 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, कुछ नहीं बचा बे, 0 लगाओ, 20 पंजे 100, अब 5 दूनी 10, तो 20.2 मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। है ऑप्शन में जिल्ले लाही, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का औसत बताइए। सबसे आसान सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इससे आसान नहीं है भाई, कैलकुलेशन और फॉर्मूलों में पढ़ने से बढ़िया 1 2 3 4 5 नंबर है, मैं भाग दे लेता हूं। तो आप कहोगे 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 1 100, 100 तो ये हो गया, प्लस 9 और 6 15 और 5 20 और 15 35 ये हो गया, बटे में 5। तो ऊपर तो आ गया 135 और नीचे आ गया 5, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये तो बाबूलाल 27 बार निपट गया। तो उत्तर कितना आएगा, 27 मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा निकल के। आगे चलिए। एक कैंटीन को एक सप्ताह में 42 दर्जन सेब की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में 42 दर्जन केले खाए जाते हैं। इसका मतलब एक दिन की खपत के लिए आपको 6 दर्जन केलों की जरूरत होगी। तो 39 दिनों के लिए कितने दर्जन केले, तो एक दिन के लिए अगर इतने केले चाहिए तो 39 दिन के लिए कितने केलों की जरूरत पड़ेगी, 39 इंटू 6 दर्जन केलों की जरूरत पड़ेगी। 9 6 54 का 4, 5 बच गया, 6 तिया 18 और 5 18, 6 तिया 18, 18 और 5 23, 234, 234। ठीक है ना भाई, 234। और यहां पे हमारा पेपर होता है समाप्त। जो भी क्वेश्चंस आए थे वो इतने टाइप के क्वेश्चन थे। आगे बात समझ में, बाकी के पेपरों में आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।